अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ एसी मशीन है, वो किस तरह से वर्क करती है। एक साइनसॉइडल वोल्टेज जो है, वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है फॉर ए सिम्पलेस्ट एसी मशीन मीनिंग ए रेक्टेंगुलर लूप दैट वाज़ प्लेस्ड inside in the vicinity of an external magnetic field, north and south poles that were being generated by a permanent magnet। फिर हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग रिवर्स क्यों करते हैं इन जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी इस तरह से कि हम मैग्नेट को रोटर के ऊपर क्यों फ़िक्स करते हैं और स्टेटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग को क्यों फ़िक्स करते हैं, उसकी रीज़न्स क्या थी। उस चीज़ के ऊपर हमने थोड़ा-सा पॉन्डर किया और उसके बाद हम लोगों ने फिर मूव ऑन किया किस तरफ ये देखने की तरफ कि अगर हम मूव करवाएँ मैग्नेट को और कॉइल रखें, 3 फेज़ कॉइल रखें स्टेटर स्टेटर के ऊपर तो हमें ईएमएफ प्रोड्यूस होते हुए नज़र आते हैं जो कि 120 डिग्रीज़ अपार्ट होते हैं, 120 डिग्रीज़ के फेज़ डिफरेंस के साथ होते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने देखी और फिर उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल देखी जो 4-2 थी उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ़ील्ड है। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ़ील्ड जो है उसका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ़ील्ड है उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि असम्पशन जो है हमारी बेसिक ये है कि हमने एक मैग्नेट को रखा एक रोटर के ऊपर और जब हमने उसको मूव करवाया और स्टेटर के ऊपर हमारे पास 3 कॉइल्स पड़ी हुई थी जो एक-दूसरे से 120 डिग्रीज़ फ़िज़िकली अपार्ट थी। तो उस मूवमेंट की वज़ह से हमें उन 3 कॉइल्स के ऊपर हमें ईएमएफ इंड्यूस होती हुई मिली जो ईएमएफ सिमिलर इन मैग्नीट्यूड सेम इन मैग्नीट्यूड बट 120 डिग्रीज़ फेज़ डिफरेंस के साथ प्रोड्यूस हो रही थी। अब वो कहता है कि अगर उन्हीं वाइंडिंग्स को हम एक करंट प्रोवाइड करें, 3 फेज़ करंट जो 120 डिग्रीज़ के फेज़ डिफरेंस के साथ हम प्रोवाइड करें, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और उन्हीं कॉइल्स के अंदर दें जो 120 डिग्रीज़ फिज़िकली अपार्ट है, तो इसी फिनोमिना को हम रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि वो करंट अगर हम दें तो हमें एक मैग्नेटिक फ़ील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए अंदर और वो मैग्नेटिक फ़ील्ड जो है वो रोटेट करनी चाहिए। और इट मेक्स सेंस बिकॉज़ उसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ़ील्ड की वजह से हमें 3 फेजेज़ करंट्स 3 फेजेज़ ईएमएफ्स मिले थे और अगर हम 3 फेजेज़ ईएमएफ्स दें तो ये चीज़ रिवर्स होनी चाहिए, हमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ़ील्ड मिलनी चाहिए। तो वो कहता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है ऐसी मशीन का वो यही है कि एक 3 फेज़ सेट ऑफ करंट ईच ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डिफरिंग इन फेज़ बाय 120 डिग्रीज़ फ्लोज़ in 3 phase windings spaced 120 degrees apart around the surface of the machine, then it will produce a rotating magnetic field। इस हाइपोथेसिस को हम प्रूव कैसे कर सकते हैं कि हम ये करंट अगर दें तो वाक़ई क्या हमारे पास कोई ऐसी मैग्नेटिक फ़ील्ड पैदा होती है जो एक कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड हो और रोटेट कर रही हो इसके अंदर। तो इसको देखने का हमारे पास यही एक अंदाज़ है कि हम करंट लेते हैं और उस करंट को हम प्रोवाइड करते हैं उन कॉइल्स पे और फिर हम देखते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक फ़ील्ड इनसाइड द मशीन हमें मिल रही है एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम वो क्या मिल रही है। क्या डिस डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर हम देखें उसमें नेट मैग्नेटिक फ़ील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है और जो उसकी डायरेक्शन है क्या वो चेंज हो रही है, क्या वो रोटेट हो रही है? अगर हो रही हुई तो इसका मतलब है कि वाक़ई रोटेटिंग मैग्नेटिक फ़ील्ड विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पैदा हो रही है ड्यू टू this current that we are providing to the windings that are placed in the stator और अगर नहीं हो रही तो फिर हम कह देंगे कि दिस हाइपोथेसिस इज इनकरेक्ट। तो स्टार्ट हमने कहाँ से लेना है? 3 करंट्स से वो 3 करंट्स जो हमने प्रोवाइड किए इन 3 वाइंडिंग्स को जो हमारे पास स्टेटर के अंदर 120 डिग्रीज़ फिज़िकली अपार्ट पड़ी हुई हैं। तो हमने क्या किया? हमने आई ए ए डैश को दिया आई एम साइन ओमेगा टी, आई बी बी डैश को दिया 120 डिग्रीज़ फिर लैग करते हुए आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्रीज़, आई सी सी डैश को दिया आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्रीज़ जो फर्दर लैग कर रहा है 120 डिग्रीज़। ठीक हो गया? अब इन करंट्स के पास करने की वजह से क्या होगा? एच पैदा होगा। एच क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और उसकी जो फेज़ एंगल होगा वो ज़ाहिर-सी बात है क्या किसके बराबर होगा? जो फिज़िकल हमारे पास एंगल है इन कॉइल्स का यानी कि पहली के ऊपर 0 दूसरी के ऊपर 120 तीसरी के ऊपर 240 डिग्रीज़। इस एच की वजह से हमारे पास बी पैदा होगा, बी इज़ इक्वल्स टू म्यू एच होता है और वो भी ज़ाहिर-सी बात है इन्हीं एंगल्स पे होगा जो फिज़िकल एंगल्स ऑफ द कॉइल है। तो 0, 120 और
240 डिग्रीज़। हमने लिख दिया बी ए ए डैश की वज़ह से जो बी पैदा हुआ बी एम साइन ओमेगा टी, बी बी डैश की वज़ह से जो पैदा हुआ वो साइन ओमेगा टी माइनस 120 क्योंकि बेसिकली तो जो रीज़न है इसके पैदा होने की वो आई है। आई से एच पैदा हुआ और एच से बी पैदा हो रहा है। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास आ गया। अब ये जो 3 वैल्यूज़ हैं ये बी की वैल्यूज़ दे रही हैं। ये ए की वज़ह से पैदा होने वाली बी, ये बी बी डैश की वज़ह से पैदा होने वाली बी और ये बी सी सी डैश की वज़ह से पैदा होने वाली बी। ये एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम है। अब हम क्या करेंगे हम 3 या 4 इंस्टेंसेस टाइम के अंदर सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर हम इनका सम देख लेते हैं कि एट एनी इंस्टेंट जो नेट फ़ील्ड है, जो बी ए डैश प्लस बी 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 डैश प्लस बी सी सी डैश जो है, वो हमारे पास एट एनी इंस्टेंट क्या होती है, फिर एट फर्दर इंस्टेंट इन टाइम हमारे पास क्या है, फिर कुछ देर बाद क्या है। तो ओमेगा टी की वैल्यूज़ जो हैं, जो यहाँ पे टाइम को मेंशन करी हैं, हम ले लेते हैं डिफरेंट यानी कि ओमेगा टी 0 के ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं, बी नेट क्या है, ओमेगा टी 90 पे कैलकुलेट कर लेते हैं, बी नेट क्या है, ओमेगा टी 180 पे और ओमेगा टी 270 पे। अगर तो जो बी नेट की वैल्यू है, वो हमारे पास कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और डिफरेंट एंगल्स आ रही है, तो हमें पता लग जाएगा कि क्या उसकी डायरेक्शन बदल रही है। अगर बदल रही है, तो किस तरह से बदल रही है, रोटेशन है या नहीं है। तो पहले ओमेगा टी एट 0 डिग्रीज़ के ऊपर देख लेते हैं कि बी ए डैश क्या है, तो वो तो 0 हो गया क्योंकि ओमेगा टी 0 था। बी बी डैश क्या है, वो वैल्यू निकल आई, बी सी सी डैश क्या है, वो वैल्यू निकल आई, तो बी नेट क्या होगा, ये प्लस ये, तीनों का सम किया तो 1.5 बीएम विद एंगल 90 डिग्रीज़ निकल आया। यानी कि ये जो बी नेट की वैल्यू है, ये हमारे पास इस तरह से हम शो कर सकते हैं एज़ अ वेक्टर। उसके बाद हमने देखा कि एक फर्दर ओमेगा टी इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री के ऊपर अब क्या वैल्यू है, तो ओमेगा टी इज़ इक्वल्स टू 90 पे देख लिया कि बी ए डैश क्या है, बी बी डैश क्या है, सी डैश क्या है, इन सबको जमा कर लिया। तो वन्स अगेन जो बी नेट है हमारे पास वो 1.5 बीएम विद एंगल 0 डिग्रीज़। अब मैग्नीट्यूड सेम है नेट का लेकिन जो एंगल है अब वो 0 है। यानी कि अब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से होगी, पहले इस तरह से थी। फिर हम देखेंगे ओमेगा टी एट 180 क्या है। ओमेगा टी एट 180 जब हम निकालेंगे तो हमें 1.5 बीएम एंगल 90 मिलेगा और ओमेगा टी एट 270 निकालेंगे तो 1.5 बीएम एंगल 180 मिलेगा। यानी कि ये पहले था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था। इसका मतलब है कि कांस्टेंट बी नेट है और वो रोटेट कर रही है with respect to time. So thus the direction of B net changes, but the magnitude remains constant. The net magnetic field is rotating in a circle. This rotating magnetic field in the stator can be represented as a moving north and south pole. North and south किस तरह से हमें पता है कि साउथ की तरफ एंटर होता है और नॉर्थ से एमिट होता है तो हम जो जिस साइड पे हमारा एरो का हेड है उसको हम कह देंगे उसका नॉर्थ पोल है और जहाँ टेल है उसको बोल देंगे कि ये उसका साउथ पोल है। तो हमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंडीड मिल रही है जब हमने 3 फेज करंट दिया टू 3 वाइंडिंग्स व्हिच आर 120 डिग्रीज फिजिकली अपार्ट। ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब इसका प्रूफ जो है इट इज़ आल्सो गिवन एट पेज 241 इन द बुक व्हिच इज़ अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स बट आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड टू रीड दैट proof. But if you want to give it a read, you can give it a read and you can ask me if you face any kind of problem in that. This is enough. This proof is enough. It will tell you कि at any instant of time आपके बी नेट के मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो रहा है और आइदर इट इज़ रोटेटिंग और नॉट। हमें ये जो एक एनिमेशन है ये बता रही है कि इंस्टेंटेनियसली जो ए डैश बी डैश और सी डैश की वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से बदल रही हैं और बी नेट जो है हमारे पास बेसिकली वो हमारे पास जो है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और वो खुद डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है, वो रोटेट कर रही है। ठीक हो गया। तो ये वेक्टर के फॉर्म में हमने एनिमेशन दिया। आई होप इस एनिमेशन से क्लियर हो गई होगी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें किस तरह से पैदा हुई। ये जो तरीका है प्रूव करने का इसको आपने याद रखना है। मैं आगे एक असाइनमेंट दूँगा इसी लेक्चर के अंदर और वो असाइनमेंट भी आपको इसी तरह से प्रूव करनी है। ऑल्दो यू आर इंडिपेंडेंट इफ यू वांट टू प्रूव इट बाय द वे इट इज़ प्रूव्ड इन द बुक, बट आई थिंक दिस इज़ वे सिंपलर एंड वे ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड इट सर्व्स द पर्पस। ये बात यहाँ तक हो गई। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम ये देखना चाहें कि जो स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी। अगर मैं चाहूँ कि मेरी ये मैग्नेटिक फील्ड की जो रोटेशन की स्पीड है ये बढ़ जाए, तो हमें मुझे ये पता लगना चाहिए कि ये स्पीड पहले आ किस तरह से रही है। ये आ रही है
जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन की स्पीड है, ये डिपेंड करती है कि हमारे पास जो हर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है, वो कितनी स्पीड से बदल रही है। और वो कितनी स्पीड से बदल रही है, वो डिपेंड करती है कि एच कितनी स्पीड से बदल रहा है, और एच कितनी स्पीड से बदल रहा है, वो डिपेंड करता है कि करंट इन दैट सब्सीक्वेंट कॉइल कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा था। तो जो करंट की चेंज होने की चीज़ है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर करंट की इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी जो है हमारी, वो अगर ज़्यादा होगी तो रोटेशन ऑफ द रोटेशनल स्पीड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड ये भी ज़्यादा होगी। वो ज़्यादा तेज़ी से चेंज होगा तो एच ज़्यादा तेज़ी से चेंज होगा, एच ज़्यादा तेज़ी से चेंज होगा तो बी ज़्यादा तेज़ी से चेंज होगा, और बी ज़्यादा तेज़ी से चेंज होगा तो जो बी नेट की रोटेशन की स्पीड है, वो भी उसके साथ लिंक्ड होगी। इसी तरह से हम जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन। तो जब अभी तक हमने ये देखा था, जब हमारे पास 2 पोल्स थे, इस केस में अगर हम देखें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के 2 ही पोल्स हैं, एक आगे एरो का हेड और एक उसकी टेल, यानी कि एक नॉर्थ और एक साउथ और वो रोटेट कर रहा है। इस केस में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही एक साइकिल करंट अपना पूरा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन अपना एक साइकिल पूरा कर लेगी। और वो साइकिल जितनी तेज़ी से पूरा होगा, वो फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन की फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज़्यादा होगी। यानी इस केस में इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिकल स्पीड है और मैकेनिकल कह रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन की स्पीड है, वो भी बराबर है। इसी तरह से आरपीएम्स में अगर होगी तो वो भी बराबर होगी। यानी कि इस केस में जिसमें 2 पोल्स जनरेट हो रहे हैं, इस तरह से हम इसको देख के मेंशन कर सकते हैं। उस केस में हमारे पास जो स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज़ इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी। और इस केस में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वाइंडिंग्स हैं, वो हमारे पास क्या है? 3 है। एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो जो इसका हमारे पास ऑर्डर है, वो क्या है? ए, सी डैश, बी, ए डैश, सी, बी डैश। ये ऑर्डर बेसिकली हमें ये बता रहा है कि ये 120 डिग्रीज़ अपार्ट है। अब अगर हम 2 की बजाय 4 पोल हासिल करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इन 3 वाइंडिंग्स की बजाय अगर 6 वाइंडिंग्स दे दें, 6 वाइंडिंग्स देंगे तो हमारे पास क्या होगा? करंट तो 3 फेज़ ही है, लेकिन 6 वाइंडिंग्स देंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़ीरो एंगल के ऊपर अगर हम कहते हैं कि वो ए वाली वाइंडिंग के अंदर था, तो एट अ टाइम ज़ीरो एंगल सिर्फ़ इसके अंदर था। इसके अंदर 240, इसके अंदर 120। अगर 6 होंगी तो फिर एट अ टाइम ज़ीरो एंगल जो है वो 2 के अंदर होगा। तो 2 में अगर होगा तो इसका मतलब है कि 2 नॉर्थ पोल्स होंगे, इसी तरह 2 साउथ पोल्स होंगे एट एनी टाइम। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसी पैटर्न को रिपीट कर दें ट्वाइस, यानी कि ए सी डैश बी, ए डैश सी, बी डैश, फिर ए सी डैश बी, ए डैश सी, बी डैश, दोबारा हमने रिपीट किया, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अब हम 1 नहीं 2 पोल्स जनरेट कर रहे हैं। इन इसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंस है वो ये आएगा कि जो पोल है वो हाफ वे मूव करेगा एक इलेक्ट्रिकल साइकिल में, ठीक है? आधा उधर गया है और आधा उधर गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो इलेक्ट्रिकल का एंगल है वो अ, बराबर होगा 2 थीटा मैकेनिकल के। पोल अभी हाफ मूव किया होगा और साइकिल आपका जो इलेक्ट्रिकल है वो पूरा हो चुका होगा। इसका मतलब अब जो पोल्स नंबर ऑफ पोल्स इंक्रीज़ हुए तो थीटा इलेक्ट्रिकल इज़ इक्वल्स टू 2 थीटा मैकेनिकल, यानी कि इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू मैकेनिकल रोटेशन फ्रीक्वेंसी जो है मैग्नेटिक फील्ड की। इसी तरह ओमेगा ई इज़ इक्वल्स टू 2 ओमेगा एम। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम ज़्यादा इससे भी ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे, तो फिर हमें ये पैटर्न 3 दफ़ा रिपीट करना पड़ेगा, तो 3 पोल्स मिलेंगे हमें, 3 सेट ऑफ पोल्स मिलेंगे। ठीक हो गया? यानी कि 6 पोल्स मिलेंगे। तो यही कहता है इन जनरल इफ पी आर द मैग्नेटिक पोल्स ऑन एसी मशीन देन p/2 आर द रेपिटेशन। ज़ाहिर-सी बात है, अगर 2 पोल्स थे, तो रेपिटेशन 1 थी। अगर 4 पोल्स थे, 2 नॉर्थ और 2 साउथ, तो रेपिटेशन 2 थी। यहाँ पे थीटा इज़ इक्वल टू 2 थीटा मैकेनिकल आ गया था। अगर 6 पोल्स होंगे तो 3 होगा, ठीक है? अगर 8 होंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 4 होगा। तो जो रेपिटेशन ऑफ वाइंडिंग सीक्वेंस है अराउंड द इनर सरफेस ऑफ द स्टेटर, वो बेसिकली p/2 के बराबर है, p बीइंग द नंबर ऑफ पोल्स। तो हम कह सकते हैं कि थीटा ई इज़ इक्वल्स टू p/2 थीटा m। इसी को हम इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी मेंशन कर सकते हैं। ओमेगा ई इज़ इक्वल्स टू p/2 थीटा ओमेगा m, और f ई इज़ इक्वल्स टू p/2 fm। अब हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी है वो तो हर्ट्ज़ में दी होती है, लेकिन मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी जो है बेसिकली वो आरपीएम्स जो है वो कन्वेंशनल हमारे पास यूनिट है। तो हम चाहेंगे कि हम कन्वर्ट करें इसको
कन्वेंशनल यूनिट के अंदर ताकि हम उसको ज़्यादा ईज़िली इस्तेमाल कर सकें। बेसिकली एफएम क्या होगा रिवोल्यूशन पर सेकंड, अगर हम इसको रिवोल्यूशन पर मिनट में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वी सिंपली हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 60 तो वी विल गेट एनएम जो रिवोल्यूशन पर मिनट है। तो यहाँ अगर हम एफएम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट लिखना चाहते हैं तो एफएम की जगह क्या आ जाएगा एनएम ओवर 60 यहाँ एनएम ओवर 60 पुट कर दिया उसने तो एफई इज इक्वल्स टू पी एनएम ओवर 120 यानी कि एन इज इक्वल्स टू 120 एफ ई ओवर पी। यहाँ पे एफ जो है वो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी है, पी नंबर ऑफ पोल्स हैं और एनएम जो है वो speed of rotation of your magnetic field है। तो दिस फॉर्मूला इज वे टू इम्पोर्टेंट। इसको आपने याद करना है, इसको मेमोराइज कर लें जितना अच्छी तरह कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला इट विल बी आस्क्ड ऑफ यू इन डिफरेंट इंटरव्यूज, इट विल बी यूज्ड इन ऑल द टेस्ट दैट यू आर गोइंग टू गिव आफ्टर यू ग्रेजुएट। ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेशन है। अगर आपको किसी भी इसी मशीन के नंबर ऑफ पोल्स का पता हो, अगर आप उसको उसको जो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी है उसका अगर आपको पता हो तो आप उसकी स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड या उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप उसको कैलकुलेट करके दे सकते हो। तो दिस इज टू इम्पोर्टेंट, इसको आप लोगों ने याद रख लेना है। अब वो कहता है कि अगर मैं ये चाहता हूँ, अभी ज़ाहिर-सी बात है हमें पता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास पैदा हो गई बाय प्रोवाइडिंग ए थ्री फेज़ करंट टू दोज़ वाइंडिंग्स इन द स्टेटर। अब वो कहता है कि वहाँ हमने देखा कि वो काउंटर क्लॉकवाइज़ मूव कर रही थी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपोज़िट हो, काउंटर क्लॉकवाइज़ की बजाय क्लॉकवाइज़ मूव करना स्टार्ट कर दे। तो वो कहता है कि हाइपोथेसिस हमारा ये है कि करंट इन एनी ऑफ द टू फेज इफ द करंट इन एनी ऑफ द टू फेजेस इज स्वैप्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन विल बी रिवर्स्ड। अगर दो फेजेस के करंट को हम स्वैप कर दें तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो है रोटेशन है उस डायरेक्शन जो है वो अब रिवर्स हो जाएगी, यानी कि वो अब काउंटर क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एसी मोटर बाय जस्ट स्विचिंग द कनेक्शन इन एनी टू ऑफ द थ्री कॉइल्स। इसको आप लोगों ने असाइनमेंट है ये आपकी, आपने प्रूव करना है कि वाक़ई 2 जो करंट्स हैं अगर हम कोई से भी 2 करंट्स उनको अगर हम स्वैप कर दें, तो जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वो रिवर्स हो जाती है। उसको आपने प्रूफ इसी तरह से करना है। बहुत ईज़ी तरीका है। बस व्हाट यू हैव टू डू इज़ आप क्या करोगे कि ये वाला किसी भी इनमें से किसी भी करंट की जो वैल्यू है 2 की वो आपस में स्वैप कर देनी है। आई एम साइन ओमेगा टी 120 डिग्री को आई सी सी डैश के अंदर लिख लो, आई बी बी डैश के अंदर आई एम साइन ओमेगा टी -120 डिग्री लिख -240 डिग्री लिख लो और सारी कैलकुलेशन दोबारा कर लो। ऑब्वियसली ये चीज़ें नहीं बदलेंगी। ये क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि ये डिपेंड कर रही हैं फिज़िकल प्लेसमेंट के ऊपर। बदल क्या रहा है? अब अगर आप आई सी डैश पे 120 लेते हो तो यहाँ पे 120 आएगा और इधर 240 रहेगा, यहाँ पे 240 आएगा और इधर 120 रहेगा। इसी से कंसीक्वेंटली बी निकालोगे, बी से फिर बी नेट निकालोगे एट ओमेगा नॉ ओमेगा टी इज़ इक्वल्स टू 0, एट ओमेगा टी इज़ इक्वल्स टू 90, एट ओमेगा टी इज़ इक्वल्स टू 180 एंड एट ओमेगा टी इज़ इक्वल्स टू 270। 4 बी नेट आपको मिलेंगे और वो जो बी नेट होंगे उनके मैग्नीट्यूड्स देखोगे तो कांस्टेंट होंगे, उनके एंगल्स देखोगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि जो रोटेशन है वो किस तरह से हो रही है। क्या वो रिवर्स हुई करंट स्वैप करने की वजह से? अगर हुई तो आप कह दोगे कि हेंस इट इज़ प्रूव्ड, अगर नहीं हुई तो आप लिख दोगे कि हाइपोथेसिस इज़ रॉन्ग। ये आपकी असाइनमेंट है, इसकी डेडलाइन जो है मैं मेंशन कर दूँगा गूगल क्लासरूम के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा जो मोटर एक्शन है हमारा बेसिकली वो जो डील करता है ज़्यादातर इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी लूप थी, जो हमारी सिंपलेस्ट मशीन थी, जैसे हमने स्टार्ट किया तो हम लोग लेके चले एक सिंपलेस्ट एसी मशीन से कि उसके लूप के अंदर जो सेगमेंट्स थे उन सेगमेंट के ऊपर वोल्टेज इंड्यूस कैसे होता है और हम उसको आगे लेके चले और फिर हम मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मशीन की तरफ मूव किया। जब मोटर एक्शन की तरफ आएँगे तो वन्स अगेन वी विल स्टार्ट विद दैट सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ एसी मशीन जो हमारे पास ये थी जो हमने यहाँ मेंशन की हुई है और हम ये देखेंगे कि उसमें से अगर करंट पास हो जिसकी डायरेक्शन ये है जो हमने दी हुई है, क्रॉस इधर है और डॉट इधर है। तो इस तरह से करंट पास होने की वजह से इसके ऊपर जो टॉर्क पैदा हो रहा है एट ऑल द कंडक्टर्स वो क्या है और फिर नेट टॉर्क निकालेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने 8th चैप्टर के अंदर किया था। तो एफ ई जो
फ़ोर्स लगती है वो क्या होती है I इंटू एल क्रॉस बी और जो टॉर्क पैदा होता है वो क्या होता है आर एफ साइन थीटा। आर क्रॉस एफ बेसिकली आर और एफ के दरमियान में जो एंगल होता है हमारे पास वो होता है। तो सेगमेंट ए बी के ऊपर द डायरेक्शन ऑफ करंट हमने क्या निकालना है आई इंटू एल क्रॉस बी। सेगमेंट ए बी जो है हमारे पास उसमें जो डायरेक्शन है वो इंटू द पेज है किस चीज की लेंथ की एल क्रॉस बी निकालना है और बी की डायरेक्शन हमारे पास क्या है ये वाली है। तो एल क्रॉस बी क्या होगा अपनी फिंगर कर्ल्स करें एल से लेके बी की तरफ को तो क्या नजर आ रहा है आपको जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। ठीक हो गया। तो ये हो गया आई एल बी डाउनवर्ड और जो टॉर्क होगी वो क्या होगी आर क्रॉस एफ और आर क्रॉस एफ क्या होता है आर एफ साइन थीटा। यानी कि जो टोटल टॉर्क है वो हमारे पास क्या हो गई है आर आई एल बी साइन थीटा और टॉर्क डाउनवर्ड अगर लग रही है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज है। सेगमेंट बी सी ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास जो आर है वो एफ के 90 डिग्रीज के ऊपर चला जाएगा जीरो हो जाएगा और सी डी के अंदर हमारे पास एफ जो है वो बेसिकली दोबारा से कमिंग आउट ऑफ द पेज थी। तो आउट ऑफ द पेज थी तो एल क्रॉस बी हमारे पास क्या होगा अब अपवर्ड होगा अपवर्ड होगा। ये फाइंड करेंगे आप बाय यूजिंग योर राइट हैंड रूल curl your fingers from L towards B and the thumb will point out in the direction of force। तो आई एल बी और जो टॉ टोटल होगी वो आर आई एल बी साइन थीटा इसके केस में जो थीटा है वो थीटा सी डी है। सेगमेंट डी ए के अंदर वंस अगेन आर और एफ के दरमियान में जो हमारे पास एंगल है वो हमारे पास जो है वो ज़ीरो है तो इसकी वजह से टॉ जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। तो टोटल टॉर्क हमारे पास क्या हो गया आर आई एल बी साइन थीटा ए बी प्लस आर आई एल बी साइन थीटा सी डी। हमने ये चीज़ देख ली है कि साइन थीटा ए बी और साइन थीटा सी डी जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जो टोटल इंड्यूस टॉर्क है वो हमारे पास क्या आ जाएगा टू आर आई एल बी साइन थीटा। यानी कि इंड्यूस टॉर्क जो है हमारा वो इज एज अ फंक्शन ऑफ एंगल है। क्यों ये जो साइन थीटा है यानी कि जब हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 होगी उस जगह पे जो टॉ इंड्यूस्ड है हमारे पास वो मैक्सिमम होगा। जब थीटा की वैल्यू हमारे पास जीरो होगी या 180 होगी उस जगह पे टॉ इंड्यूस्ड हमारे पास क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो रिजल्टिंग टॉर्क इज अ फंक्शन ऑफ एंगल द टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब वो प्लेन ऑफ लूप की बात कर रहा है तो आपने ज़हन में रखना है कि प्लेन ऑफ लूप जो है हमारे पास वो ये है द लूप इटसेल्फ। जब वो पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के उस जगह पे टॉ इंड्यूस्ड मैक्सिमम होगा। जब वो परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के उस टाइम पे जो टॉ इंड्यूस्ड है हमारे पास वो ज़ीरो हो जाएगा। तो टॉ इंड्यूस्ड हमारे पास एक साइनोसॉइडल वेव की तरह हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ तक अभी आज हम यहाँ तक ही देखेंगे उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे और इस टॉ इंड्यूस को 2 या 3 तरीके और हैं जिस से हम इसको चेंज करके दिखा सकते हैं या इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन 2 और 3 अदर वेज़। उससे एक्सप्रेस करने के बाद हमें ये पता लगेगा कि आखिर जो मोटर एक्शन है हाउ डज़ इट वर्क इन एन एसी मशीन। दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। हम उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कैरी करेंगे। चलें जी दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर।